नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीबीटी के सेकंड सेशन के अंदर। मैंने आपको फर्स्ट सेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार हमारी बॉडी और हमारा जो माइंड है वो आपस में कनेक्टेड है। हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और जो हमारा माइंड है वो फंक्शनल यूनिट है। मतलब इस पूरी बॉडी को चलाने के लिए, इस पूरी बॉडी के फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइंड की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी हार्डवेयर की तरह है और माइंड सॉफ्टवेयर की तरह है। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, समझा कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है या तो वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है या फिर हमारे माइंड से रिलेटेड है। इस चीज़ को पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैंने आपको बताया कि कैसे हम पता कर लें। इसका बहुत सिंपल तरीका है, वो है इन्वेस्टिगेशंस का, जांचें। अगर हमारी जांचें एबनॉर्मल आती है, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, तो इसका मतलब तो ये प्रॉब्लम जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारी बॉडी से रिलेटेड है। लेकिन अगर हमारी जांचें सारी नॉर्मल आती है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे सिर दर्द हो, चाहे चेस्ट में पेन हो, चाहे नेक में पेन हो, चाहे चक्कर से आ रहे हो, चाहे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हो, चाहे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है तो ये प्रॉब्लम किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड है। हम इन सीबीटी के सेशंस के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम जो माइंड से रिलेटेड है उन्हीं को ही अच्छे से डील कर रहे हैं। और दोस्तों, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, चाहे वो एंजाइटी का हो, पैनिक का हो, फोबिया का हो, डिप्रेशन का हो, ओसीडी का हो, किसी भी प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उसको ट्रीट करने में मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट एडवांस साइकोथेरेपी है। उसी का ही सेकंड सेशन में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। मैंने लास्ट सेशन छोड़ा था दोस्तों, इस सेशन से पहले वाला सेशन जरूर देखना, तभी आपको ये दूसरे वाला सेशन है वो अच्छे से समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप हम सारे सेशंस को लेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम सारे सेशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट सेशन में मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया था कि जांच से हम पता कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर सर प्रश्न ये बनता है कि सर अगर मैंने जांच नहीं करवा रखा, अगर मैंने इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा रखा, तो क्या फिर भी कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं ये पता कर सकूं कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है ये मेरी साइकोलॉजिकल है? क्योंकि सर हर बार तो हम इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवाएंगे, हर बार तो हम जांचें नहीं करवाएंगे। क्या फिर भी कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरी बॉडी से रिलेटेड है या मेरे माइंड से रिलेटेड है? तो दोस्तों, इस चीज को पता करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, सर समस्याएं तो भरी पड़ी है जीवन में, अब क्या बताएं आपको। हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, या तो वो हमारे शरीर से जुड़ी है, मतलब या तो हमारी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल यूनिट की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे मन की प्रॉब्लम है। अच्छा, बिना जांच हम कैसे पता कर लें कि ये किससे रिलेटेड है? इसको पता करने का भी बहुत सारा तरीका है दोस्तों। अगर हम किसी काम के अंदर बिजी हो जाते हैं, किसी काम के अंदर अगर हम व्यस्त हो जाते हैं, बिजी होने पर, व्यस्त होने पर किसी भी काम में बिजी होते हैं, तब हम एकदम नॉर्मल सा फील करते हैं। सर उस समय तो ऐसे होता है जैसे ना तो मेरा किसी प्रकार का कोई सिर दर्द है, ना कोई चेस्ट में पेन है, ना मेरे सांस में दिक्कत है, सब कुछ बढ़िया फील होता है सर, नॉर्मल महसूस करता हूं। अगर इस तरह की स्थिति है कि बिजी होने के ऊपर आप एकदम नॉर्मल फील करते हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो ये आपके मन से रिलेटेड है। क्योंकि बॉडी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती तो वो आप चाहे बिजी हो चाहे ना हो, वो प्रॉब्लम आपको हर वक्त फील होती। लेकिन अगर ऐसा है कि आप पूरी तरह से नॉर्मल हो जाते हैं जब बिजी होते हैं, तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर खाली होता हूं ना, खाली होने पर प्रॉब्लम ज्यादा होती है, खाली होने पर सर समस्या ज्यादा होती है। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड है। क्योंकि अगर बॉडी से रिलेटेड होती तो वो हर समय होती है, ऐसा नहीं कि आप बिजी हो तब तो आपको नहीं होगा और खाली हो तब आपको होगा। तो ये हमारे किससे रिलेटेड है? माइंड से रिलेटेड है। सर मेरी फैमिली में कुछ एक पॉजिटिव पर्सन है, मैं जब उनसे बात करता हूँ ना तो सर बहुत अच्छा लगता है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम याद नहीं आती, मुझे ये भी याद नहीं आता कि मेरे सांस में दिक्कत है क्या, मेरे चेस्ट में पेन है क्या, या मेरे कुछ हो जाएगा। जब मैं उनसे बात करता हूँ, मतलब लोगों से बात करने पर, कुछ लोगों से बात करने पर सर नॉर्मल फील करता हूं। अगर आप बात करने पर नॉर्मल फील करते हैं तो इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये किससे जुड़ी हुई है? आपके माइंड से जुड़ी हुई है।
आपके फिजिकल एनाटॉमिकल बॉडी का पार्ट नहीं है, ये हमारी माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम है। सर मैं कुछ मोटिवेशनल वीडियो सुनता हूं, मोटिवेशनल जो वीडियोस है, या फिर सर मैं आपके वीडियोस देखता हूं तो सर मुझे नॉर्मल फील होने लगता है, अच्छा लगता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, या फिर मेरे ही वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, इसका मतलब ये आपके माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कि किसी के एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो आप चाहे किसी का मोटिवेशनल वीडियो सुनो चाहे ना सुनो, वो तकलीफ आपकी बनी रहती है, प्रॉब्लम रहती है आपको। लेकिन माइंड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बहुत अच्छा फील होता है, जनरली आपको बहुत अच्छा फील होता है, नॉर्मल फील होने लग जाता है, बहुत ही बढ़िया फील करने लगते हो। तो ये पॉइंट्स है जिससे हम ये पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये हमारे मन से जुड़ी हुई है या फिर हमारे बॉडी से जुड़ी है। कुछ और पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर दोस्तों कोई भी जो समस्या है, कोई भी जो आपको तकलीफ हो रही है, किसी भी प्रकार की आपको तकलीफ है, अगर इस तकलीफ के अंदर अचानक बदलाव आता है, अचानक बदलाव आता है, अचानक बदलाव आता है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद में ये नॉर्मल भी हो जाता है, फिर अचानक बदलाव आता है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद में नॉर्मल भी फील होने लग जाता है। अगर किसी समस्या का पैटर्न इस तरह का है, सडन चेंज आता है, अभी तो एकदम नॉर्मल था, अचानक चेस्ट में पेन होने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हो गए, नॉर्मल बैठे थे, अचानक सांस में दिक्कत होने लग गई, ऐसे लगने लग गया जैसे दम सा घुट रहा है, ऑक्सीजन खत्म हो गई है, खींच खींच के सांस लेना पड़ रहा है, सोच सोच के सांस लेना पड़ रहा है। अगर इस तरह का पैटर्न है और उसके बाद में नॉर्मल हो गए, सर हॉस्पिटल जाती मैं तो नॉर्मल हो जाता हूँ, एक इंजेक्शन लगाते नॉर्मल हो जाता हूँ। अगर इस तरह का पैटर्न है तो ये हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है ये किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे बहुत सारे लोगों के ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, बहुत सारे लोगों के साथ में ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों दो तरह का होता है ब्लड प्रेशर। एक तो होता है रियल ब्लड प्रेशर, एक तो होता है रियल ब्लड प्रेशर। सामान्यतः आप सभी को पता है 120/80 ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ये एवरेज है। ऐसा नहीं है कि 120/80 होना चाहिए, 130/80 भी नॉर्मली कंसीडर किया जाता है। ये कोई ऐसा नहीं कि हाई बीपी हो गया, बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि सर 130 हो गया, 135 हो गया, 140 हो गया, ये नॉर्मली कंसीडर किया जा रहा है। अगर आपकी लोअर बीपी, जो आपकी हार्ट बीट अगर तेज है और आपका बीपी इस रेंज में है, तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, क्योंकि घबराहट में इस तरह का होता है। तो अगर मान लीजिए कि जो बीपी है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है रियल ब्लड प्रेशर। रियल ब्लड प्रेशर जो होता है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे तो बढ़ता है और लंबे टाइम तक बढ़ा हुआ रहता है। जो रियल ब्लड प्रेशर है ना, वो धीरे धीरे तो बढ़ता है और लंबे टाइम तक क्या होता है? बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर जो होता है, साइकोलॉजिकल जो ब्लड प्रेशर है, जो साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है ये अचानक तो बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मतलब दिन में ही कई बार बदलाव आ जाते हैं, दिन में भी कई बार बदलाव आ जाते हैं। सुबह चेक किया सर नॉर्मल था, दोपहर में बढ़ गया, शाम को नॉर्मल था सर 2 दिन बाद बढ़ गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर बढ़ गया, फिर नॉर्मल हो गया। अगर ब्लड प्रेशर का पैटर्न इस तरह का है ना, तो ये साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है, ये आपका रियल ब्लड प्रेशर नहीं है। और इस ब्लड प्रेशर की वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो जाती है, बीपी की गोली शुरू हो जाती है। जबकि ये कौन से वाला बीपी है? ये साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज का है कि वो हर दिन ही बदलता है, हर दिन ही चेंज होता रहता है,
या सप्ताह में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलते हैं। सर रात को सोया था तब तो एकदम नॉर्मल था, सुबह उठते ही बढ़ गया। सर मैं तो हॉस्पिटल जाता हूँ ना, उस समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर मैं तो बीपी नापने की मशीन देखता हूँ ना, उस समय मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सर मैं किसी न्यूज़ के बारे में सुन लेता हूँ, कुछ नेगेटिव सुन लेता हूँ, कुछ स्ट्रेसफुल सुन लेता हूँ, किसी की डेथ के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के कोरोना के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के हार्ट अटैक के बारे में सुन लेता हूँ ना सर, या किसी के कैंसर के बारे में सुन लेता हूँ, किसी के एड्स के बारे में सुन लेता हूँ, उस समय मेरा बीपी बढ़ जाता है। इसलिए सर बीपी की गोली खानी पड़ती है। ये जो ब्लड प्रेशर है ये आपका साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर है, ये आपका एक्चुअल ब्लड प्रेशर नहीं है, ये रियल ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा, साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर और रियल जो ब्लड प्रेशर है, किसमें सोचने की जरूरत है दोस्तों? अगर रियल ब्लड प्रेशर रहता है तो थोड़ा सोचने की जरूरत है। जो रियल ब्लड प्रेशर है, क्योंकि रियल ब्लड प्रेशर अगर लंबे टाइम तक रहता है तो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि बेसिकली कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता रहता है और कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, और जब हमारा प्रेशर बढ़ता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी ब्लड वेसल्स को ब्रेक कर देता है, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे लकवा या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो भी है वो इसके बाद जो क्रिएट होती है। ये भी कब? जब आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो जो आपकी नॉर्मल रेंज है उससे 2-3 गुना ज्यादा रह रहा है और लंबे समय तक रह रहा है। ऐसा नहीं है कि सर मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से 10 ज्यादा आ गया सर दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। सर 20 ज्यादा आ गया सर नॉर्मल हो गया था 2 दिन बाद में, तो ये इससे आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर 30 ज्यादा आ गया था, 7 दिन तक रहा था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर महीने भर तक रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 गुना अगर नॉर्मल रेंज से कई महीनों तक ज्यादा रहता है तो फिर हमें सोचने की जरूरत है। सर पर मेरे साथ कहानी ऐसी नहीं है, सर मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरी सारी जांचें नॉर्मल है, मैं बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, मैं जंक फूड्स भी नहीं खाता, मैं किसी भी प्रकार की फालतू का जो खाना है वो भी नहीं खाता, मैं तो सिर्फ सर घर का खाना खाता हूँ, हर तरह से बहुत अच्छा ध्यान रखता हूँ। बट सर फिर भी मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो जाता है सर। जैसे ही मैं हॉस्पिटल किसी की नेगेटिव न्यूज़ सुन लिया, कुछ भी सुन लिया ना सर, बीपी बढ़ जाता है और मुझे सर डर लगता है कि कहीं हार्ट अटैक नहीं आ जाए, कहीं लकवा ना मार जाए, कहीं सर ऐसा हो तो नहीं जाएगा ना साइकोलॉजिकल बीपी में। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी आर्टरी होती है, जो हमारी कैपिलरीज होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती है। उसके अंदर ब्लड का चाहे कितना ही प्रेशर बढ़े, वो ब्लड के प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए पूरी तरह से कॉम्पिटेंट है। हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो आर्टरीज है, जो कैपिलरीज है, वो कितना ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़े, चाहे आपका वो जब भी आपको एंजाइटी होती है उसमें ये आपका 120 से 130 हो या 140 हो, 150 हो, 160 हो, 170 हो, ये कितना ही हो, हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, मेरे पास में था 28 साल के जो व्यक्ति है, वो कह रहे हैं कि सर मेरे को तो डर लगता है लकवा मार जाएगा। अरे भाई साहब, आपकी जो ब्लड वेसल्स है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, भगवान ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स बनाई है, वो ऐसे छोटे मोटे प्रेशर से फटने वाली नहीं है। फटने के लिए अगर क्रिस्टल्स है कोलेस्ट्रॉल के, जो कि एक्चुअल बीपी के अंदर होता है, तब सोचने की जरूरत है, अन्यथा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो लकवा मारने वाला, ना हार्ट अटैक आने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। हमारा जो साइकोलॉजिकल जो ब्लड प्रेशर है उससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस रेंज का है जिसमें नॉर्मल चलते चलते अचानक बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपके नॉर्मल है, सर कुछ भी नेगेटिव सुनता हूं उसके बाद दिक्कत होता है, तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना, इससे किसी भी प्रकार की कोई जान नहीं जानी। तो ये चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। और एक और जो तरीका जिससे हम पता करते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें एक्सप्लेन किया था, कि अगर कोई भी समस्या किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद होती है, कोई भी अगर समस्या किसी स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद होती है, सर कुछ नेगेटिव सुनता हूं ना उस समय चेस्ट में पेन होता है, सर कुछ नेगेटिव सुनता हूं ना, किसी के बारे में नेगेटिव सुन लेता हूं उस समय सर सांस में दिक्कत होने लग जाती है, धड़कन बढ़ जाती है, सर चक्कर आने लग जाते हैं, सर सिर दर्द होने लग जाता है, मसल्स में खिंचाव होने लगता है, सर काफ मसल्स में क्रैम्प आने लग जाता है, सर पेट में गैस बन जाता है, सर नींद नहीं आती। सर अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स किसी बात को सुनने के बाद हो रहा है तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपके माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ये जो प्रॉब्लम है ये किससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है? हमारे माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। ये एनाटॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके हार्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती ना तो आप चाहे बिजी रहो चाहे खाली रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लगातार होती। आपको अगर सांस की दिक्कत आपके फेफड़ों से रिलेटेड है, आपके फेफड़ों में कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, तो ये कंटिन्यूस होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के वीडियोस को सुन रहे हो तो आपको आराम मिल जाएगा और
बाद में आपको वापस प्रॉब्लम होने लग जाएगी, या किसी पर्सन से बात कर लेते हो तो आपको अच्छा फील होने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कंटिन्यूस रहेगी अगर एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है। अगर ये साइकोलॉजिकल है ना, तो आप किसी से बात करते हो अच्छा फील होगा, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया तो अच्छा फील होने लग गया, बिजी हो गए तो ठीक फील होने लग गया, सिम्टम्स में अचानक बदलाव आता है और कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद आता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम हमेशा रहती है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा कि अगर हमने इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवा रखे, अगर हमने जांचें नहीं करवा रखी, फिर भी अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ये मेरा माइंड से रिलेटेड है या फिर ये प्रॉब्लम मेरा बॉडी से रिलेटेड है, इसको पता करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर की जो शिकायत रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि यार कहीं मेरा लकवा तो नहीं मार जाएगा, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कहीं मेरी डेथ तो नहीं हो जाएगी। दोस्तों, साइकोलॉजिकल ब्लड प्रेशर से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। हमारा जो मुख्य पार्ट है कि अगर ये प्रॉब्लम्स होती है तो इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। उससे पहले मैं आपको एक WHO का डाटा बताता हूं। दोस्तों, WHO के बारे में सुना होगा सर जी, कोरोना के अंदर तो हमने WHO के बारे में बहुत ज्यादा सुना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये, विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं। इस WHO के अनुसार जो हमारी बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो तो 10 से 15% ही है साहब। जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो तो 10 से 15% ही है। मतलब आपका जो हेडेक होता है वो 10 से 15% जो चांसेस है उसी के अंदर ही वो कोई आपके एनाटॉमिकल है। चेस्ट में पेन होता है वो कोई 10 से 15% जो चांसेस है उसमें ही वो क्या होता है, एनाटॉमिकल होता है। बाकी ये जो आपकी प्रॉब्लम्स जो होती है ना, माइंड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, हमारे मन से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स है, 85 to 90% जो प्रॉब्लम्स है ना वो किससे रिलेटेड है, हमारे मन से जुड़ी हुई, हमारे माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स है। तो माइंड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है। जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, जो एक जनरल जो एक डाटा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो तो 10 से 15% ही है। बाकी तो सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो माइंड रिलेटेड है। लेकिन एक्चुअल में सर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो फिर लोग ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम लोग क्या स्टिग्मेटाइज हो जाते हैं बहुत ज्यादा कि अगर मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, अगर मैं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गया जो माइंड से रिलेटेड डीलिंग करता है तो मुझे ठप्पा लग जाएगा, मेरे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि यार ये तो पागल है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का मतलब पागलपन नहीं है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझिएगा उस चीज को। तो ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा कि जो WHO का डाटा है कि माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा है। साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उससे टेंशन बनी रहती है, उससे बीपी बढ़ जाता है, उससे घबराहट होने लग जाती है, उससे बेचैनी होने लग जाती है, झगड़ा हो गया, इकोनॉमिक स्टेट के अंदर प्रॉब्लम हो गया, बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, आपसी जो रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो उन प्रॉब्लम्स की वजह से स्ट्रेस बना रहता है और स्ट्रेस से एंजाइटी और एंजाइटी से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है? हमारे माइंड से रिलेटेड है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, इलाज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट तो अलग तरह से होता है, ये हम इस सेशन के अंदर डील नहीं कर रहे। उसके लिए तो आपको अलग अलग प्रोफेशनल्स के पास में जाना पड़ेगा। जो बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इनका ट्रीटमेंट तो अलग तरीके से होता है। लेकिन जो माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इनका जो इलाज होता है, जो हमारे मन से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनका जो इलाज होता है, उसके इलाज के अंदर दो चीजें यूज होती है। एक तो यूज होती है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी जिसमें मोस्ट एक्सेप्टेड एंड मोस्ट एडवांस जो साइकोथेरेपी है वो कौन सी है? वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जो हम इन सेशंस में जो हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो हम सेशंस ले रहे हैं, जो कोर्स हमने लिया है वो यही है, CBT। और दूसरा इसके अंदर यूज होती है मेडिसिन्स, दवा। अच्छा, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के क्लियर कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेडिसिन को लेके और साइकोथेरेपी को लेके, CBT को लेके। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि दोस्तों कहां मेडिसिन वर्क करती है, किस तरह से, और कहां पर आपकी साइकोथेरेपी काम करती है। दोस्तों मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हो और आपके पाँव में कांटा चुभा, आपके पाँव में
कांटा चुभा और इस कांटे की वजह से आपको क्या हो रहा है? सर कांटा चुभने पे तो दर्द ही होता है। तो आपको क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको क्या देता है? दर्द की गोली देता है। अच्छा, जैसे ही आपको दर्द की गोली देता है तो इस दर्द की गोली से क्या मिलता है सर? आराम मिलता है, रिलीफ मिल जाता है। अच्छा, जो आपकी दर्द की गोली का जो ब्लड के अंदर लेवल है, जो थेरेपेटिक लेवल जब तक बना रहता है तब तक आपको दर्द में आराम रहता है। जैसे ही थेरेपेटिक जो लेवल है वो कम होता है, फिर से आपको दर्द होने लग जाता है। तो दूसरे दिन भी क्या करना पड़ेगा? दूसरे दिन भी फिर से एक गोली और खाना पड़ेगा, फिर उसका एक लेवल बनेगा तो हमें आराम मिलेगा। तीसरे दिन जैसे ही लेवल थोड़ा दवा का कम होगा, केमिकल थोड़ा कम होगा, फिर से हमें क्या होने लग जाता है? पेन होने लग जाता है। तो कोई मुझसे ये पूछे कि सर ये दर्द की गोली कब तक खानी पड़ेगी, तो मैं बोलूंगा कि आपको बहुत लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी, हो सकता है लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम किसको ठीक कर रहे हैं? हम सिर्फ दर्द को ठीक कर रहे हैं, हम कांटे को नहीं निकाल रहे। हम सिर्फ किसको ठीक कर रहे हैं? दर्द को ठीक करने के लिए हम गोली खा रहे हैं, हम कांटे को नहीं निकाल रहे। कोई भी गोली कांटा निकालती नहीं है, हमें कांटे को निकालना पड़ता है। बेसिकली जो कांटा है वो कारण है। कांटा जो है वो कारण है, कॉज है, और जो दर्द है ना वो परिणाम है। दर्द जो है परिणाम है, रिजल्ट है, आउटकम है। किस चीज का? कांटे का आउटकम है। कांटे का आउटकम है मतलब हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो सिर्फ किसको ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं? हम सिर्फ परिणाम को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, जो आउटकम है ना उसको ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके कारण को ठीक नहीं करेंगे ना, अगर आप कांटा नहीं निकालोगे ना, तो आपको हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। अगर आप कांटा नहीं निकालोगे तो आपको हमेशा दवा खाते रहना पड़ेगा। जब तक कांटा कारण है, कॉज है, तब तक रिजल्ट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होते रहेगा। जब तक कारण पड़ा रहेगा, रिजल्ट कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहेगा। और जब जो रिजल्ट है वो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता रहेगा, तो आपको उस रिजल्ट को ठीक करने के लिए कंटिन्यूअसली क्या खानी पड़ेगी? मेडिसिन खानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग हैं वो जैसे सुबह खाली पेट की एक दवा खाते हैं, डेली खा रहे हैं 10 साल से 20 साल से। सर कब तक खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी, क्योंकि आप जो एसिड बन रहा है उस एसिड का जो आउटकम है उस आउटकम को कम कर रहे हो। जिस वजह से एसिड ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, अगर आप उस वजह को ठीक नहीं कर रहे तो आपको तो डेली खाना पड़ेगा भाई। क्योंकि आप किसको ठीक कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ आउटकम को ठीक कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ परिणाम को ठीक कर रहे हो। अगर आप इसके कारणों को ठीक नहीं करोगे, अगर आप रूट कॉज को ठीक नहीं करोगे, तो आपको कंटिन्यूअसली क्या खानी पड़ेगी? मेडिसिन खानी पड़ेगी। हमारी जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, समझना दोस्तों, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डिप्रेशन की हो, चाहे वो पैनिक हो, चाहे वो फोबिया हो, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो किसी भी तरह की एंजाइटी हो, चाहे किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग हो, कोई भी ये प्रॉब्लम हो, ये जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी क्या है? आउटकम है। ये सारी की सारी क्या है? आउटकम है, रिजल्ट है, परिणाम है। हम जो मेडिसिन यूज करते हैं, हम जो दवा यूज कर रहे हैं, वो दवा हमारे इस आउटकम को तो ठीक कर देती है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर दवा खाने से आराम आ गया, सर घबराहट कम हो गई, सर एंजाइटी कम हो गई, सर मूड ठीक हो गया, डिप्रेशन ठीक हो गया, सर विचार आने कम हो गए, थॉट्स भी कंट्रोल हो गए, सर ओसीडी भी कंट्रोल हो गया। ये सारी चीजों में हमें सर रिलीफ मिल गया। लेकिन जब तक आप दवा खा रहे हो तब तक आपका रिलीफ रहेगा। सर दवा कम करती फिर से प्रॉब्लम होने लग गई, सर ऐसा क्यों हुआ? दवा छोड़ी फिर से प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि अभी भी कारण पड़ा। इन सब चीजों का जो कारण है वो कारण है हमारा थॉट प्रोसेस। इन सब चीजों का जो रूट कॉज है, वो रूट कॉज कौन सा है? हमारा थॉट प्रोसेस। मतलब हमारा जो सोचने समझने का तरीका है ना, वो है इन सब चीजों का रूट कॉज। हमारा सोचने समझने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, ये है कारण, रूट कॉज। और ये क्या है? परिणाम। हम जो दवा यूज कर रहे हैं वो किसके लिए यूज कर रहे हैं?
हम जो दवा यूज कर रहे हैं वो किसको ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं? परिणाम को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं। हम जो दवा यूज कर रहे हैं वो परिणाम को ठीक करने के लिए यूज कर रहे हैं, हम कारण को तो ठीक कर ही नहीं रहे। कारण क्या है? हमारा जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में क्रिएट होते हैं, वो रूट कॉज है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली क्रिएट होती रहती है। अब ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली क्रिएट हो रही है, इस परिणाम को ठीक करने के लिए हम कंटिन्यूअसली क्या खा रहे हैं? मेडिसिन खा रहे हैं। तो आज एंजाइटी हुई, आज मेडिसिन खा लिया, कल एंजाइटी हुई, कल मेडिसिन खा लिया, कल ऑब्सेसिव थॉट आ रहे हैं, मेडिसिन खा लिया। तो आप कंटिन्यूअसली मेडिसिन खा रहे हो, वो मेडिसिन जो है वो आपके इस आउटकम को तो ठीक कर रही है, लेकिन याद रखना दोस्तों, दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं आती जो आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज कर दे। नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो लर्निंग से क्रिएट होता है। जो थॉट प्रोसेस है वो लर्निंग से क्रिएट होता है। मेरे दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं, मान लीजिए कि वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड थॉट्स आते हैं, तो ये जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड थॉट है ये लर्निंग से क्रिएट हुए हैं। मैंने मेरे जीवन के 15-20 साल इसमें इन्वेस्ट किया है, तब जाके मेरा ये थॉट प्रोसेस क्रिएट हुआ है। ये थॉट्स मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर आप इतना कैसे सोच लेते हो? ये ऑटोमेटिक थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा लर्निंग हुआ है, सीखा है मैंने कोई दवा नहीं खाई। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि दवा खाने से आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता, दवा खाने से आपके सोचने समझने का तरीका चेंज हो जाता ना, तो मार्केट में ऐसी शॉप्स खुली हुई थी, दुकानें खुली होती कि एक गोली खाइए मेडिकल वाले थॉट पैदा करिए, एक गोली खाइए आईएएस वाले थॉट पैदा करिए, एक गोली खाइए सीए वाले थॉट पैदा करिए, एक गोली खाइए पॉलिटिशियंस वाले थॉट पैदा करिए, एक गोली खाइए किसी भी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर वाले थॉट, आईआईटी वाले थॉट पैदा करिए। कितना टाइम बच जाता दोस्तों। अगर दवाओं से ऐसा होता कि हमारे विचार चेंज हो जाते तो कितना ज्यादा बेनिफिट मिलता, कितना एफर्ट्स बच जाता। लेकिन सॉरी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि दवा से हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। थॉट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग से क्रिएट होता है। अगर हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस बना हुआ है तो हम दवा है वो हमें बहुत लंबी खानी पड़ेगी, दवा हमें बहुत लंबी खानी पड़ेगी, तो हो सकता है लाइफ लॉन्ग भी खानी पड़े। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दवा सर अगर मैं बंद करूं, कम करूं, या फिर मैं इससे फ्री होना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल सा आंसर है। जो रूट कॉज है इन सब चीजों का, जो हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उनका जो रूट कॉज है वो है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा सोचने समझने का तरीका। इस तरीके को क्या करना चाहिए? हमें करेक्ट करना चाहिए, इस तरीके को हमें ठीक करना पड़ेगा। अगर हम इसको ठीक नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूअसली बनी रहेगी। तो इस थॉट प्रोसेस को सर कैसे चेंज करेंगे? इस थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए हमें जिसकी जरूरत पड़ती है वो है साइकोथेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। बेसिकली कहां वर्क करती है? रूट कॉज के ऊपर वर्क करती है। जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, बेसिकली किसके ऊपर वर्क करती है? जो इसका रूट कॉज है उस रूट कॉज के ऊपर वर्क करती है। तो ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि मैं दवा कम करना चाहता हूं सर, मैं दवा बंद करना चाहता हूं सर, मैं चाहता हूं कि सर जब मैं दवा बंद करूं तब भी मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे एंजाइटी ना हो, मुझे पैनिक ना हो, मुझे फोबिया ना हो, मुझे ऑब्सेसिव थॉट्स परेशान ना करे, सर मैं क्या करूं? तो दोस्तों हमें इस रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि एक बच्चा है 12th के अंदर पढ़ रहा है, उसने 12th का जो कंटेंट है, मान लीजिए कि वो साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करता है, 12th का जो कंटेंट है जिसमें उसको फिजिक्स जो है, उसको केमिस्ट्री है और उसको बायोलॉजी जो है उसको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन उसने उन चीज़ों को नहीं पढ़ा। अब वो एग्जाम में पास होने के लिए वो कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, तो किसी ने बताया कि नक्कल कर ले, तो नक्कल करके वो पास तो हो गया, लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं कि उसके दिमाग में कंटेंट आ गया। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में फिर कभी भी फिजिक्स से, केमिस्ट्री से या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, वो नहीं सॉल्व कर पाएगा, फिर से उसको क्या ढूंढना पड़ेगा? नक्कल करना पड़ेगा। तो आगे भी फ्यूचर में जब भी इस तरह की सिचुएशंस आएगी, जब उससे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी पूछी जाए, तो उसको किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा। तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? भाई साहब उस कंटेंट को सीख लिया जाए, उस कंटेंट को समझ लिया जाए, उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करने लिया जाए, तो ये आपके डर को हमेशा के लिए फ्री कर देगा। हमारा जो डर है, हमारी जो घबराहट है, हमारी जो बेचैनी है, चीजों को सही तरीके से समझ लेने पर चीजें नॉर्मल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से बाहर निकलें तो हमें रूट कॉज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो सेकंड सेशन है इसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि साइकोथेरेपी किस तरह से वर्क करती है, सीबीटी कहां पे काम करती है और मेडिसिन कहां पर काम करती है। दोस्तों इसके बाद का जो सेशन है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आज इस पूरे सेशन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा,
बार बार चला के देखिएगा, अपने नोट्स बनाइए दोस्तों, और उन नोट्स को बार बार समझिए, बार बार पढ़िए, बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करिए। जो नेक्स्ट सेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो न्यूरोसिस और जो साइकोसिस वाला पार्ट है। बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे इसके बाद का थर्ड सेशन। ये सेकंड सेशन देखने के बाद ही आपको थर्ड सेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं तीसरे सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच दोस्तों।